हमने ट्रिब्यूनल से ये नहीं कहा कि तुम सर्वे नंबर 40, 41 ये वक्फ अलौलाद है बोल के डिक्लेयर करो बोल के हमारा प्रेयर नहीं था। हमारा प्रेयर तो इतना ही था कि रेजोल्यूशन जो है अनलॉफुल है, बगैर किसी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बगैर। दूसरा उनका वक्फ बोर्ड के वो मुजीबुल्लाह जुफारी साहब जो इंक्वायरी ऑफिसर की हैसियत से जो नोटिस दिए हैं वो भी गैर कानूनी है। तो बोर्ड का काम ये था कि वो सज्जादा नशीन साहब को जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब की कंप्लेंट की कॉपी भेजकर उस पर एक एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए था। एक्सप्लेनेशन लेने के बाद रेजोल्यूशन करना था। ये आर्बिट्रेरी रेजोल्यूशन है, एक तरफा है। उन्होंने कोई दस्तावेज जो है ना अदालत के सामने पेश की, ना हमारे सामने कोई ऐसी दस्तावेज आई कि सज्जादा नशीन साहब खुदला जो है वो सर्वे नंबर 40, 41 को सेल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो सज्जादा नशीन साहब खुदला के ताल्लुक से ऐसा कोई दस्तावेज सेल डीड तो प्रोड्यूस करना चाहिए था। उन्होंने अदालत में ऐसी कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं की जिससे यह साबित हो सके कि यह वक्फ अलौलाद नहीं है। जो लैंड इनामी ज़मीन थी, सर्वे नंबर 40 एंड 41 ऑफ बड़ेपुर जो विलेज की ज़मीन है, वो एक इनामी ज़मीन थी। जब वक्फ बोर्ड इस बात को तस्लीम कर रहा है कि 9 जनवरी 1981 में लैंड ट्रिब्यूनल ने आरिफुल्लाह हुसैनी के नाम से तस्विया कर दिया, वो भी एक रेवेन्यू अदालत का फैसला था, और उस फैसले के खिलाफ जो है उस फैसले को किसी लीगल प्रोसीडिंग में सेटिस्फाइड नहीं किया गया, तो वो फैसला फाइनलिटी को पहुंच गया। तो 1981 में जो हुआ है, आप मौजूदा सज्जादा नशीन पर जो है वो भी 41 ईयर्स के बाद आप शिकायत लाकर जो है तहकीकात करो बोले तो यह कहाँ तक सही है? कानूनन गलत है। बेंगलुरु के एक सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं जो एक अखबार भी चलाने का दावा करते हैं, अपने आप को लीडर भी बोलते हैं। उन्होंने दरगाह हजरत ख्वाजा बंदर नवाज के सज्जादा नशीन आली जनाब खुसरो साहब के ऊपर कई तरह के संगीन इल्जामात लगाए हैं, जिसमें सर्वे वक्फ प्रॉपर्टीज को सर्वे नंबर 40 और 41 को बेचने का प्लॉटिंग करके साइड्स का बेचने का इल्जामात लगाया है। उनका कहना है कि वो वक्फ जनरल है, वक्फ अलल औलाद नहीं है। अगर से वक्फ अलल औलाद, अगर से साहिब क़िबला अगर से दावा कर रहे हैं कि वक्फ अलल औलाद है तो डॉक्यूमेंट्स शो करे, इस तरह का वो क्लेम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक उनका जो इल्ज़ाम है कि ये वक्फ अलल औलाद नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है बताने के लिए कि यह वक्फ अलल औलाद नहीं है। उन्होंने अदालत में ऐसी कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं की जिससे यह साबित हो सके कि यह वक्फ अलल औलाद नहीं है। उनका ये दावा जो है कि यह वक्फ अलल औलाद नहीं है, ये पॉइंट नहीं था। दरअसल उनका एक जो कंप्लेंट था वक्फ बोर्ड के सामने कि सर्वे नंबर 40, 41 ऑफ बड़ेपुर गुलबर्गा में प्लॉटिंग करके जो है सेल किया जा रहा है। उन्होंने कोई दस्तावेज जो है ना अदालत के सामने पेश की, ना हमारे सामने कोई ऐसी दस्तावेज आई कि सज्जादा नशीन साहब खुदला जो है वो सर्वे नंबर 40, 41 को सेल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो सज्जादा नशीन साहब क़िबला के ताल्लुक से ऐसा कोई दस्तावेज सेल डीड तो प्रोड्यूस करना चाहिए था। अदालत में ऐसी कोई दस्तावेज नहीं आई है। इवन वक्फ बोर्ड में भी जब उन्होंने अपना एप्लीकेशन कंप्लेंट दिए तो उन्होंने किसी सेल डीड को एनक्लोज करके नहीं दिया उन्होंने। और वक्फ बोर्ड रेजोल्यूशन जो किया है इन तहकीकात करने के लिए, वक्फ बोर्ड अपने रेजोल्यूशन में ये नहीं कहा है कि सज्जादा नशीन साहब क़िबला के खिलाफ तहकीकात करें, वो इसीलिए वो रेजोल्यूशन गलत था। और वो रेजोल्यूशन को जो है हमने अदालत में क्वेश्चन किया। सर, उनका ये कहना है कि जो 41 और 40 जो सर्वे नंबर है वो 1975 के वक्फ गजेट में जनरल वक्फ के नाम से रजिस्टर्ड है, वो वक्फ औलाद का उसमें तस्करा नहीं है, इस तरह का उनका दावा है। उनका दावा जो है ये बेबुनियाद है। गजेट नोटिफिकेशन में ये जायदाद अगर इंक्लूड हुई है, मेंशन अगर हुई है, उसके बाद के क्या जो है उसके ये अंजाम हुए कानूनी केसेस में 1981 में वक्फ बोर्ड खुद अपने रेजोल्यूशन में, वक्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन है 1 दिसंबर 2020 का, ये रेजोल्यूशन में वक्फ बोर्ड खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है। जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब की जो कंप्लेंट आई है तहकीकात के ताल्लुक से ये जायदाद की,
तो वक्फ बोर्ड इस बात को तस्लीम कर रहा है 9 जनवरी 1981 में लैंड ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ और उस फैसले में आरिफुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला के नाम पर लैंड ग्रांट हुई। 1981 में तो जनाब डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला ना मुतवल्ली थे यहाँ पर, ना सजादा नशीन थे। उनके वालिद क़िबला 30 मार्च 2007 में विसाल कर गए। 30 मार्च 2007 में जब पिछले यानी सजादा नशीन साहब क़िबला का विसाल हुआ, उसके बाद डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब जो है जानशीन की जो है वो जानशीन बने वो जगह पर, और मुतवल्ली जो है आप वो जगह ले लिए हेरिडिटरीली एंड बाई कस्टम। तो 1981 में जो हुआ है, आप मौजूदा सजादा नशीन पर जो है वो भी 41 ईयर्स के बाद आप शिकायत लाकर जो है तहकीकात करो बोले तो यह कहाँ तक सही है? कानूनन गलत है। अब 41 साल के बाद आकर जबकि मौजूदा सज्जादा नशीन ना पार्टी थे उस केस के अंदर ना हैं, और आप उनके खिलाफ तहकीकात करने के अगर इल्जामात लगा रहे हैं तो वो गैर मुनासिब और बेबुनियाद है। तो सर वो भी उनका ये भी कहना है कि जो रिकॉर्ड्स जो आरटीसी में जो है वो जो 2011 से 2000 तक जो है 2011 तक जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स में जो है जो प्रॉपर्टीज थी वो दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज के नाम से रजिस्टर्ड थी। फिर उसको जो है बाद में से जो है कुछ साल पहले जो है उसमें 2021 में गालिबन 2021 में शायद सैयद आरिफुल्लाह हुसैनी के नाम पर जो है वो मालिकाना का कॉलम में जो है आरिफ साहब का नाम डाल दिया गया, जबकि इससे पहले 2011 तक भी जो है उसमें 2011 में भी जो है उसमें मालिकाना के कॉलम में दरगाह शरीफ का नाम था। देखिए 1900 ये जब वक्फ बोर्ड इस बात को तस्लीम कर रहा है अपने एक ये रेजोल्यूशन में, जो 1 दिसंबर 2020 को जो रेजोल्यूशन वक्फ बोर्ड कर रहा है, जब वक्फ बोर्ड इस बात को तस्लीम कर रहा है कि 9 जनवरी 1981 में लैंड ट्रिब्यूनल ने आरिफुल्लाह हुसैनी के नाम से तस्विया कर दिया, वो भी एक रेवेन्यू अदालत का फैसला था, और उस फैसले के खिलाफ जो है उस फैसले को किसी लीगल प्रोसीडिंग में सेटिसाइड नहीं किया गया, तो वो फैसला फाइनलिटी को पहुंच गया। चाहे बीच में दरमियान में 2011 और 12 में अगर वक्फ बोर्ड या दरगाह शरीफ का नाम आया, फिर बाद में आरिफुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला जाके जो है वो एंट्री गलत है बोल के अगर उन्होंने वो लैंड ट्रिब्यूनल के फैसले को बताकर उनको जो है 20 और 21 के अंदर अगर सही किया है, ये उनका आपसी मामला था, उससे सजादा नशीन साहब क़िबला का क्या लेना देना है? जो लैंड गवर्नमेंट में वेस्ट हो चुकी थी इनाम अबॉलिशन एक्ट के तहत, जो लैंड वक्फ का नेचर खो चुकी थी, सेक्शन 39 के ऊपर वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आया है, सेक्शन 39(4)B का रेफरेंस दिया गया है। अगर कोई औकाफी जायदाद क्यों ना हो, इफ इट वेस्ट विद दी गवर्नमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर लैंड एक्विजिशन में अगर औकाफी जायदाद रेलवे लाइन के लिए, बस रोड के लिए या ड्रेनेज सिस्टम के लिए अगर कोई औकाफी जायदाद के अंदर लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत लैंड ली जाती है, तो उसका वो नेचर ऑफ द लैंड खत्म हो गया, यानी सीज हो गई, एट द मोस्ट कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो जब लैंड का की हकीकती बाकी नहीं रही है औकाफी जमीन बोल के, तो आप जो है फिर भी आज भी औकाफी जमीन है, बिकॉज वो नोटिफिकेशन में रहने की वजह से आज भी है, तो नोटिफिकेशन का इफेक्ट खत्म हो गया ना। वो सर उनका ये भी कहना है कि जिस टाइम पे वो 19 जब हजरत मोहम्मद हुसैनी क़िबला जब इनाम अबॉलिशन एक्ट में कर रहे थे, तो उन्होंने अपने फर्जंदान को जो है उसमें बताया गया कि ये इस पर जिरात कर रहे हैं, इसलिए इन फर्जंदान के नाम पे कर दिया, जिसमें सैयद आरिफ हुसैनी साहब क़िबला भी उनके एक फर्जंद थे। तो उनका उबैदुल्लाह शरीफ का इल्जाम ये है कि उस टाइम पे हजरत मोहम्मद हुसैनी ने वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया, देखिए अपने फर्जंदान को जो है उन्होंने अकोमोडेट किया, इस तरह का उनका इल्जाम है। लैंड ट्रिब्यूनल के सामने सज्जादा नशीन साहब नहीं गए थे, आरिफुल्लाह हुसैनी गए थे लैंड ग्रांट करने के ताल्लुक से। सज्जादा नशीन साहब को रेस्पोंडेंट पार्टी उसमें जो है जहां तक मुझे याद है बनाया गया। तो ऐसी सूरत में वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाना नहीं बनाना किसका काम था? जो लैंड ट्रिब्यूनल में ऑक्यूपेंसी राइट ग्रांट करो बोल के जो पूछ रहे थे उनका काम था। अच्छा,
फिर जब उसके बाद वक्फ बोर्ड को भी इस बात का इल्म था। अगर वक्फ बोर्ड को इल्म नहीं होता 1981 के फैसले का, तो उन्होंने रेजोल्यूशन में कैसा लिखते वो बात। तो वक्फ बोर्ड को तमाम इल्म था और वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि उसकी कार्रवाई जो है आगे अंजाम दे। अब 41 साल के बाद आकर, जबकि मौजूदा सज्जादा नशीन ना पार्टी थे उस केस के अंदर ना हैं, और आप उनके खिलाफ तहकीकात करने के अगर इल्जामात लगा रहे हैं तो वो गैर मुनासिब और बेबुनियाद है। और ऐसे इल्जामात जो है कानूनी नुक्ते नज़र से जो है नहीं ठहरते, टिकते नहीं। अच्छा सर, एक इस तरह का ये भी इल्जाम है कि अगर से दरगाह की जायदादें, ये एक आपके पहले सवाल के ऊपर मैं और एक वजाहत करना चाह रहा हूँ। पिछले के सज्जादा नशीन मोहम्मदुल हुसैनी साहब किबला के दौर में यह कार्रवाई हुई और उस वक्त बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया गया। ये आपका जो सवाल था उसके ऊपर मैं, और उन्होंने वक्फ बोर्ड ये अपने फर्जंद के हक में जो है बयान दिया, नो ऑब्जेक्शन बोला। क्यों कहा? जो लैंड इनामी ज़मीन थी, सर्वे नंबर 40 एंड 41 ऑफ बड़ेपुर जो विलेज की ज़मीन है, वो एक इनामी ज़मीन थी। जब इनाम अबॉलिशन एक्ट आया तो तमाम ज़मीनें सेक्शन 4 ऑफ द इनाम अबॉलिशन एक्ट के तहत गवर्नमेंट में वेस्ट हो गए और गवर्नमेंट उसकी मालिक बन गई। फिर उसकी एजेंसी जो थी गवर्नमेंट की, जो लैंड ट्रिब्यूनल, उसके जरिए ऑक्यूपेंसी राइट्स ग्रांट होते हैं। ये एक भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ है। अगर कोई चीज कानून के तहत हुई है, अगर उस अंदर एतराज करने का सवाल कहां से पैदा होता, समझे नहीं। अब इनामी जमीनात को आप गेजेट में अगर लिए हैं, अगर इनाम अबॉलिशन एक्ट के तहत वो जमीनात गवर्नमेंट में वेस्ट हुए हैं और ऑक्यूपेंसी राइट्स ग्रांट हो रही है, तो फिर नोटिफिकेशन भी सीज हो गया ना। ऐसी सूरत में फिर आप जनाब मोहम्मदुल हुसैनी साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा नहीं सकते, क्योंकि वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी वो उस वक्त की। सर, अगर से दरगाह शरीफ की जो जायदादें हैं अगर से वक्फ अल औलाद हैं, तो फिर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि हिसाब किताब सही तरीके से पेश नहीं किया जाता, जो किराएदार हैं उनकी फहरिस्त सही तरीके से फराहम नहीं की जाती वक्फ बोर्ड को। इस तरह के भी इल्ज़ामात वगैरह लगाए जाते हैं। देखिए, इल्ज़ाम लगाने वाले ये भी देखना चाहिए कि हमारी फहरिस्त किसको देना है। टेनेंट की फहरिस्त हम किसको देना है? वक्फ बोर्ड को देना है। वक्फ बोर्ड हमें पूछता है तो हमें वक्फ बोर्ड को देना है। अच्छा, जहाँ किराएदारों के डॉक्यूमेंट्स का मामला है, वो भी अगर वक्फ बोर्ड पूछता है तो बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड को दिखाते हैं। सालाना ऑडिट होती है, वक्फ कंट्रीब्यूशन पेमेंट होता है, तमाम चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं और चल रही हैं। इल्ज़ाम लगाने वालों से मेरी ये गुजारिश है कि इल्ज़ाम लगाने से पहले बुनियादी चीज़ों को जानकारी करना। गैर ज़रूरी बुनियाद इल्ज़ामों को लेकर हम जगह उसको एक इशू बनाने से बेहतर है इन चीज़ों के ऊपर अलहदा रहकर अपने काम जो है काम अंजाम देते हैं। ये गैर ज़रूरी ये एलिगेशंस हैं मेरे ओपिनियन में, इसलिए कि मैंने जहाँ तक ऑब्जर्वेशन किया है दरगाह शरीफ के मामलात में कि अल्हम्दुलिल्लाह टेनेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी जो है उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, रिन्यूअल किए हैं, लिस्ट भी जो है फराहम किए हैं। इस बात का मुझे भी इल्म है। सर, जिस तरह से बात वगैरह आ रही है कि जो आरटीसी में जो नाम वगैरह डाले गए हैं आरिफ साहब का, उसको खारिज करने की भी बात की गई है। जो अर्जी लगाई गई है वहाँ पर के जो आरटीसी में सैयद आरिफ हुसैनी साहब का जो नाम दाखिल किया गया है उसको खारिज किया जाए और वो जो सर्वे नंबर 41 और 40 है उसको फिर से वक्त में रजिस्टर्ड किया जाए। उनके भी इस तरह इस ताल्लुक से मेरा अपना वो मशवरा ओपिनियन भी ये है कि अगर आप खाते को कैंसलेशन के लिए आप कॉरपोरेशन, डिप्टी कमिश्नर, एसी या रीजनल कमिश्नर के पास जाते हैं, जाने वालों की लोकस स्टैंडी, उनका लीगल राइट क्या है, समझे नहीं। लीगल राइट को पहले एस्टैब्लिश करना। सेकेंडली, पिछले जो फैसले हो चुके हैं रेवेन्यू अदालत के, उन फैसलों की रोशनी में क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या जो है डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर फौरी रिवोक करने के लिए आमादा हो सकते हैं क्या? वो भी तो तहकीकात करेंगे, उसके ऊपर इंक्वायरी होंगी, फिर उसके बाद जो है वो लोग उसके ऊपर तस्फिया करेंगे। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि वो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो। ये तमाम चीज़ें तो ये एक जनरल हो चुकी हैं। इस किस्म के इल्ज़ामात जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। सर, जो इंक्वायरी वगैरह चली रही थी
वो वक्फ ट्रिब्यूनल ने कहा कि वो इंक्वायरी चलनी चाहिए। नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल ने ये नहीं कहा कि इंक्वायरी सजादा नशीन पर चलनी चाहिए। इनको ट्रिब्यूनल में क्या केस था, जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब की जब शिकायत वक्फ बोर्ड में आई, उस पर जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया वक्फ बोर्ड ने। ये 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2020 को जो रेजोल्यूशन किया, इस जब भी वक्फ बोर्ड कोई रेजोल्यूशन करता है तो रेजोल्यूशन एक फैसले की शक्ल रखता है। रेजोल्यूशन लिटरली मीन्स डिसीशन। जब कोई फैसला कर रहा है बोर्ड, तो बोर्ड का काम यह था कि वो सजादा नशीन साहब को जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब की कंप्लेंट की कॉपी भेजकर उस पर एक एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए था। एक्सप्लेनेशन लेने के बाद रेजोल्यूशन करना था। ये आर्बिट्रेरी रेजोल्यूशन है, एक तरफा है। यहां पर कोई दस्तावेज अदालत के सामने ना वक्फ बोर्ड ने पेश की है, ना जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब ने पेश की है, ये बताने के लिए कि वक्फ बोर्ड इस रेजोल्यूशन करने से पहले सजादा नशीन साहब किबला को नोटिस दिया, एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर किया, फिर उसके बाद उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अदालत के सामने नहीं आया। एक दूसरा, अदालत में मामला क्या था? अदालत में वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला यह था कि वक्फ बोर्ड कंक्लूजन में यह कहता है कि मैटर वाज डिस्कस्ड। क्या मैटर? ये सर्वे नंबर 40-41 के तहत डिस्कस्ड एंड इट इज रिजॉल्व्ड टू डायरेक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड सबमिट preliminary report in the board meeting. Conduct inquiry against whom? अगर स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होता कि कंडक्ट इंक्वायरी एज अगेंस्ट डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब किबला, तब एक बात हो सकती थी। पहली बात तो इनका डिसीजन जो है कमजोर डिसीजन है कि किसके खिलाफ इंक्वायरी होना। नंबर 1, अगर इंक्वायरी होना भी है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को डायरेक्शन था कि तुम तहकीकात करो। तहकीकात उनके अपने ऑफिस लेवल पे डॉक्यूमेंट को तहकीक करके एक रिपोर्ट सबमिट करना था, बजाय उसके। अब आपको और एक चीज बताता हूं, वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब भी एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अपनी नोट में मेरे केस पेपर्स के पेज नंबर 31 के अंदर वो उन्होंने लिखा है कि एसओएस का फुल फॉर्म हो सकता है कि स्पेशल ऑफिसर ऑफ सर्वे, ऐसा कुछ हो सकता है, टू वेरीफाई ऑल द रिकॉर्ड्स एंड इंक्वायर इनटू द इश्यू इन डिटेल एंड सबमिट द रिपोर्ट टू प्लेस बिफोर द बोर्ड। पहले उनके ऑफिस लेवल पे तहकीकात करने का इशारा था वो। यहां पे क्या हुआ, एक जनाब मुजीबुल्लाह जुफारी साहब जो वक्फ बोर्ड के ना प्रेजेंट ना कोई ऑफिसर हैं, ना इन सर्विस जो है गवर्नमेंट से सर्विस में नहीं थे। मैं समझता हूं उनका आउटसोर्स में जो है उनको लिया गया था। इंक्वायरी कौन कर सकते हैं? इंक्वायरी के इख्तियार किसको हैं? अगर इंक्वायरी करना भी है तो बोर्ड को करना है, या नहीं तो बोर्ड अपने पावर को अपने प्रेजेंट ऑफिसर्स को डेलीगेट करना। सेक्शन 27 ऑफ द वक्फ एक्ट 95 के तहत ऐसा कोई डेलीगेशन नहीं है। तो बगैर डेलीगेशन ऑफ पावर के जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी नहीं थे, उन्होंने एक नोटिस जारी की, इनिशिएटिंग इंक्वायरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब। नोटिस में मुतवल्ली एंड सजादा नशीन दरगाह बोल के नोटिस दिए। तो ये जो गैर कानूनी काम हुआ था, एक तो रेजोल्यूशन गैर कानूनी हुआ, और दूसरा ये इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी जो हुई, इंक्वायरी प्रोसीडिंग की नोटिस आई, तो उसको हमने ट्रिब्यूनल में क्वेश्चन किया। प्रोसीडिंग इनिशिएट कैसे कर सकते हैं? ये तमाम लीगल इश्यूज को जो है कंप्लायंस करे बगैर। तो ट्रिब्यूनल के सामने ये दावा था। हमने ट्रिब्यूनल से ये नहीं कहा कि तुम सर्वे नंबर 40-41 ये वक्फ अलौलाद है बोल के डिक्लेयर करो बोल के। हमारा प्रेयर नहीं था। हमारा प्रेयर तो इतना ही था कि रेजोल्यूशन जो है अनलॉफुल है, बगैर किसी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बगैर। दूसरा, उनका वक्फ बोर्ड के वो मुजीबुल्लाह जुफारी साहब जो इंक्वायरी ऑफिसर की हैसियत से जो नोटिस दिए हैं वो भी गैर कानूनी है। तो सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन था ट्रिब्यूनल के सामने, और ट्रिब्यूनल भी जो है अपने फैसले में पेज नंबर 65 पैराग्राफ नंबर 25 में यह है ट्रिब्यूनल का
ये पैराग्राफ नंबर आप इसको शूट कर सकते हैं, पूरा यानी बड़ा करके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें यह कहता है ट्रिब्यूनल, इट इज मेड क्लियर दैट इन दिस ऑर्डर, यानी इस ट्रिब्यूनल के फैसले में, in this order of this tribunal has not expressed any opinion regarding the merits of the controversy involved in the inquiry proceeding। तो हाँ, जब मेरिट्स पे कोर्ट डील ही नहीं किया है तो मेरिट अपनी जगह बरकरार है। अब मेरिट्स के ऊपर जो है बात अलग होती है। सिर्फ यहाँ पर लिमिटेड मामला था ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल भी ये नहीं बोल रहा कि तुम जो है इनके ऊपर इंक्वायरी करो बोल के, और ट्रिब्यूनल इसी पैराग्राफ नंबर 25 में ये भी कह रहा है, द ऑब्जर्वेशन मेड इफ एनी, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन इस फैसले में किया गया है, मेड इन दिस ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स, एनी ऑफ द मैटर, चाहे वक्फ अलौलाद का मामला हो डिस्कशन में, या चाहे सर्वे नंबर 40 एंड 41 को सेल करने का मामला हो, या लैंड ट्रिब्यूनल का फैसले का मामला हो, एनी मैटर, यानी ट्रिब्यूनल का ये फैसला है। द ऑब्जर्वेशंस इफ एनी मेड इन दिस ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स, द सेम इज लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल ऑफ दिस केस एंड सच ऑब्जर्वेशन वुड नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द पिटिशनर। यानी खुले अल्फाज में अदालत ने कह दिया है कि डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला के किसी भी राइट्स को यह फैसला अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब ऐसी सूरत में ट्रिब्यूनल का फैसला साफ सुथरा है। सर, जिस तरह से ट्रिब्यूनल का जो 65 सफ़ात का जो आप जजमेंट अभी पढ़ रहे थे, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर से ये जायदाद अगर से वक्फ अलाल औलाद है तो वक्फ इंक्वायरी ऑफिसर के पास अपने दस्तावेजात पेश करे, जो वक्फ इंक्वायरी ऑफिसर है उनके सामने पेश करे। अगर से आप क्लेम कर रहे हैं कि दरगाह शरीफ की जायदादें वक्फ अलाल औलाद है, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ है तो वक्फ इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश करने की बात कही जा रही है। सब 41 साल से वक्फ बोर्ड को आंख नहीं खुले थे कि आप खुल रहे कि आंख 41। मेरा सवाल वक्फ बोर्ड के साथ है, आप इस किस्म के इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले वक्फ बोर्ड 10 बार सोचना चाहिए कि देखिए साहब क़िबला वक्फ बोर्ड का बहुत एहतराम करते हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबरों का एहतराम। साहब क़िबला के जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, साहब क़िबला इवन उबैदुल्ला शरीफ साहब को भी जो है बहुत, उनका भी जो है बहुत ये रखते हैं कि भाई हमारे जाने पहचाने दोस्तों में से हैं। वो साहब क़िबला का किसी से कुछ नहीं है। मेरा अपना ये मानना है, वक्फ बोर्ड अगर कोई फैसला करना है तो क्या है 40 साल 41 साल के बाद कोई शिकायत लाए तो बैठता फैसला करने। और वो लोगों को इतना एहसास नहीं है कि कौन सी चीज़ वक्फ औलाद है, कौन सी चीज़ वक्फ औलाद नहीं है बोल के क्या सबूत है। ये दूसरा, इतने सालों से वक्फ बोर्ड खामोश भी क्यों है। अब वक्फ बोर्ड जो है, हम जाके इंक्वायरी ऑफिसर के साथ पास जाके जो है किसी की शिकायत पर हम दस्तावेजात दे के साहब तुम फैसला करो कि ये वक्फ औलाद है। अरे ये तो डिक्लेयर्ड चीज़ है, वक्फ बोर्ड को तमाम चीज़ों की जो है। तो मैं ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड हो या वक्फ बोर्ड के कोई इंक्वायरी ऑफिसर क्यों ना हो या वक्फ बोर्ड के सीईओ क्यों ना हो, वो पहले अपने दस्तावेजात को एग्जामिन करें ठीक से और देखे जाने पहले, उसके बाद जो है दूसरी बात होती है। अब जाके इंक्वायरी ऑफिसर के सामने तुम ये साबित करो वो साबित करो। अब अदालत में है मामला, अदालत से एक मामला आया है आगे, अब आगे अदालत को नहीं गए हैं अब तक। अब ये फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट को जाने की जो है एक अभी कोशिश चल रही है, इसकी ड्राफ्टिंग हो रही है। हाईकोर्ट में ये फैसले के ताल्लुक से रिवीजन होगा, वहां पर भी इतनी ही बात चलेंगी कि जो फैसले 1981 में हुए, जो गवर्नमेंट में जमीन वेस्ट हो गई, इनाम अबॉलिशन एक्ट के तहत ऑक्यूपेंसी राइट्स ग्रांट हुई, उस वक्त ना डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला ना मुतवल्ली थे ना सज्जादे थे। आप कैसे जो है इंक्वायरी इनके तहकीकात इनके ऊपर करने के लिए जा रहे हैं। अब सिर्फ 40 एंड 41 के हद तक की जो है अदालत के सामने वो इंक्वायरी में जो है वो लाए थे।